हेलो एवरीवन। अब बेटा हमें स्टार्ट करना है हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा काफ़ी बड़ा सिलेबस रहेगा, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर आप देखेंगे आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है। जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे बेटा तो आप देखेंगे एक पिक्चर दिखाई हुई है। फ्रेडरिक सारियू ने ये पिक्चर बनाई थी, 1848 में सीरीज़ थी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत सारे नेशंस दिखाई देंगे जो सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से होमेज ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। और नीचे आपको फ्रेगमेंटेड जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए जो टुकड़े हैं, ये उस टाइम के जो ऑटोक्रेटिक या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट थी उनके टुकड़े दिखाए गए हैं। और एक तरीके से आप देखोगे अलग अलग प्रोसेशन जुलूस निकल रहा है, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो जो देवी देवता हैं वो फूल बरसा रहे हैं, वो भी ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। मेनली ये डेमोक्रेसी की तरफ या एक जो अलग अलग नेशंस की बात हम कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे अलग अलग नेशन जो लाइन में चल रहे हैं। उस टाइम तक नेशन वर्ड अपने आप में पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन एक जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, वो डेवलप होने लग गई थी। इसी पे ये चैप्टर सेंट्रलाइज है, मेनली यूरोप के अंदर जो अलग अलग नेशन स्टेट्स बने। तो 1848 में स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर। 1848 के अंदर फ्रेडरिक सारियू जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक 4 प्रिंट की सीरीज़ प्रिपेयर की जिसमें उसने अपने एक ऐसे वर्ल्ड के ड्रीम को विजुलाइज़ किया जो मेनली डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना हो, जैसा वो उनको कहकर बुलाता था। फर्स्ट प्रिंट जो फिगर 1 जो ऊपर आप देख रहे हैं सीरीज़ का, वो दिखा रहा है यूरोप और अमेरिका के लोगों को, जिसमें आदमी, औरतें, सभी एजेस के और सभी क्लासेस के शामिल हैं, जो एक लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी ट्रेन की फॉर्म में मार्च कर रहे हैं। और जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से निकल रहे हैं तो होमेज, अपना ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. तो अगर आपको रिकॉल करें अगर आप, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जो भी आर्टिस्ट लोग हुआ करते थे वो लिबर्टी को, आज़ादी को फीमेल फिगर से डिनोट किया करते थे। और यहाँ आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एनलाइटनमेंट, एक नए प्रकाश की जो टॉर्च है, जो एक हाथ में वो पकड़े हुए और दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ द मैन, आदमियों के जो अधिकार थे उसका चार्टर वो लिए हुए खड़ी है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। और नीचे ग्राउंड पर आप इमेज में देख रहे हैं तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ये वाले जो टुकड़े हैं, ये उस टाइम के जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन थे उनके सिंबल जो थे, उनके टूटे हुए ये टुकड़े। एब्सोल्यूटिस्ट आप देखोगे, मैंने अभी आपको बताया था, मोनार्कियल टाइप ऑफ या, तो लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। मीन लिटरली अगर हम बात करें तो एक ऐसी गवर्नमेंट या सिस्टम जिसकी पावर पर कोई कंट्रोल ना हो। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री की टर्म में इस तरह की एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो एक जहाँ पावर का सेंट्रलाइजेशन एक ही आदमी के पास होता था, जो मिलिट्री का यूज़ करता था, रिप्रेसिव, उत्पीड़न वाला रूल किया करता था। इन सारियूज यूटोपिया विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। अगर आप सारियू के यूटोपिया विज़न की बात करें, यूटोपिया बेटा आदर्शवाद, मीन सीरियसली आप ऐसा एक जहान सोचे जो रियल में एग्जिस्ट ना करता हो। तो यहाँ दे रखा विज़न ऑफ ए सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, कि ऐसी सोसाइटी का विज़न जो इतनी आदर्श हो जो रियल में एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो सारियू के इस यूटोपिया विज़न में वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्हें ग्रुप किया गया है डिस्टिंक्ट नेशंस के तौर पर, जिन्हें उनके फ्लैग्स और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम के ज़रिए पहचाना जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे ऊपर ये जो
लाइन चली आ रही है, तो सबसे आगे जो इस प्रोसेशन को, इस जलूस को जो लीड कर रहा है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से निकल रहा है, तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, जो उस टाइम तक पहले ही नेशन स्टेट्स बन चुके थे। हमने अमेरिकन सिविल वॉर देखी थी, तो वहाँ हमने देखा था अमेरिका पहले ही आज़ाद हो गया था और एक नेशन के तौर पर डेवलप हो गया था। इसके बाद फ्रांस, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से, वो स्टैचू पहुँचा। इसके बाद आपको फ्रांस का कलर याद हो तो ब्लू, वाइट और रेड जो कलर था, तो इसमें आई थिंक जो झंडा है वो दिखाई भी देगा। इसके बाद हम अगर बात करें तो जर्मनी के जो लोग हैं, जिसका जो फ्लैग का कलर है दैट इज़ ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग वाले कलर को लेकर वो चल रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस टाइम सॉरियो ने इस इमेज को क्रिएट किया, जर्मन पीपल एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और जो फ्लैग उन्होंने उठाया हुआ है वो 1848 के अंदर जो लिबरल होप्स थी, उदारवादी जो होप्स आशाएं थी, उसका एक्सप्रेशन है, जो मेनली बहुत सारे अलग अलग जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, अलग अलग जो रीजन्स थे जहाँ पर जर्मन बोली जाती थी, उन असंख्य प्रिंसिपैलिटीज़ को यूनिफाई, एकीकरण करने का काम था एक नेशन स्टेट के अंडर, जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो यहाँ हम बाद में पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में भी, इटली के यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, इंग्लैंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इस चेन के अंदर जर्मन पीपल के पीछे ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलीज़ के किंगडम, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग आ रहे हैं। ऊपर हम बताया था मैंने आपसे, ऊपर हेवन से, स्वर्ग से क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स हैं, वो पूरे सीन को देख रहे हैं, और उन्हें आर्टिस्ट ने यूज़ किया है मेनली वर्ल्ड के सभी नेशंस के अंदर फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करने, भाईचारे को सिंबलाइज करने के लिए उनको यूज़ किया गया है। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के साथ डील करेगा जिन्हें सॉरियो ने विजुलाइज किया है। 19वीं सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एक फोर्स के तौर पर इमर्ज हुआ, जिसने यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में स्वीपिंग चेंजेस, बहुत ज़्यादा बदलाव ला खड़े किए, और रिज़ल्ट के तौर पर जो एंड रिज़ल्ट आया इन चेंजेस का वो था नेशन स्टेट का इमर्ज होना, बजाय मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो यूरोप के हुआ करते थे पहले, उनकी जगह नेशन स्टेट की इमरजेंस आई। Concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। तो अगर हम बात करें तो एक मॉडर्न स्टेट के कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस जिसमें सेंट्रलाइज जो पावर थी उसको सोवरेन कंट्रोल एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के अंदर किया जा सके, ये सोच लंबे समय से यूरोप के अंदर लोगों में डेवलप हो रही थी। लेकिन एक नेशन स्टेट वाज इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, लेकिन एक जो नेशन स्टेट था वो था जिसमें इसके सिटीजन्स की जो मेजॉरिटी थी वो रूल करे, ना कि उसके रूलर्स। और ये जो थी ये सेंस अब डेवलप होने लगी थी जिसमें सभी लोगों की कॉमन आइडेंटिटी हो, उनकी हिस्ट्री है वो सभी लोग एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करें, या एक कॉमन डिसेंट मीन एक ही मूल, एक ही ओरिजिन के वो लोग हों। दिस कॉमननेस डिडंट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। और ये जो कॉमननेस इनमें होनी चाहिए थी किसी भी एक टेरिटरी के अंदर, एक नेशन के लोगों के अंदर, तो ये जो कॉमननेस थी ये ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हो, मौजूद हो, बल्कि ये वो कॉमननेस थी जो लगातार मिलकर लोग स्ट्रगल कर रहे थे उससे निकली हो, या उनके लीडर्स ने जो एक्शन किए हो उससे वो कॉमननेस आई हो उन कॉमन लोगों के अंदर। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19वीं सेंचुरी यूरोप। और ये चैप्टर बेटा उन सभी डाइवर्स प्रोसेसेस के ऊपर देखेगा जिसमें जो नेशन स्टेट्स है और नेशनलिज्म है
वो 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर अस्तित्व में आई। अभी जो ऊपर लाइन आई थी कॉमननेस, तो बेटा कॉमननेस की बात ये नहीं थी कि सभी लोगों की स्किन एक जैसी हो या लैंग्वेज एक जैसी हो। मेनली आज जो कॉमननेस की बात कर रहे हैं वो है एक्शन, कि सभी लोगों की सोच एक जैसी हो, सभी लोग एक जैसा काम करें। तो ये चैप्टर बेटा अभी मैंने जो आपको ये वीडियो दे रहा हूँ एक छोटा, ये आराम से ये समझने के लिए है कि ये चैप्टर कैसे डील करेगा। चैप्टर की पूरी थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो कोई स्टोरी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, इसमें बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जिनको आपको याद करना है, कुछ ऐसे फिगर हैं इसके अंदर जिनको आपको याद करना ज़रूरी है, कुछ न कुछ कोट्स कही हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और बेटा प्लीज़ सारी वीडियोज़ को गो थ्रू करें। थैंक यू।